मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त सीधे ले से मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, यहाँ पर हम भव्य तस्वीरें रूस से इस वक्त देख पा रहे हैं, उनकी सैन्य परेड की, लेकिन इस बीच जहां पर आप खड़ी हैं वहां से भी इसके तार जुड़ते हैं, क्योंकि अब जब कई हथियार रूस सप्लाई करेगा भारत को, जाहिर तौर पर एलएसी में उसका दमखम देखने को मिलेगा। जी वाकई नेहा, और इस समय जिस तरह का हमारा टकराव, जिस तरह का गतिरोध चीन के साथ चल रहा है, उसमें इन हथियारों की बहुत ज़रूरत हो जाती है। हालांकि जो S-400 प्रणाली है मिसाइल की, वो लंबे समय से हम उसकी बात करते आ रहे हैं। आज की तारीख में अगर भारत की तरफ से या तो Su-30 के अतिरिक्त केप की बात होती है या फिर उन हथियारों की और आगे बात होती है, तो चीन के दिल पर भी बहुत बड़ा चोट, इससे बहुत बड़ा आघात लगता है। और यही कारण है कि उसकी तरफ से भी इस तरह से उसके सोशल मीडिया में इस तरह की बातें कही जाती हैं कि रूस को, भारत को ये सारे हथियार नहीं सप्लाई करने चाहिए। लेकिन आज जो तस्वीरें वहां चल रही हैं, हालांकि हम ये भी मानते हैं कि चीन की भी नुमाइंदगी वहां पर है, चीन के भी वहां पर पार्टिसिपेशन है उस विक्ट्री डे परेड में, जिस तरीके से बाकी दुनिया के और भी लगभग 18 देशों की कुल मिलाकर है रूस के अलावा। लेकिन इसके बावजूद चीन अगर वहां पर भारत की ट्राई सीरीज कंटिंजेंट को देखता है, तो उसके लिए एक रूस के साथ हमारी पुरानी मित्रता, और चीन के लिए ये बहुत बड़ा सच कि चाहे रूस से आज वो जितनी भी नजदीकियां बढ़ा ले, लेकिन पारंपरिक मित्रता की बात अलग होती है। इसके साथ ही ये भी हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि भारत भले ही रूस से या फिर यूरोपियन देशों से या फिर अमेरिका से तमाम तरह के हथियार हासिल करता है, लेकिन अब जिस तरीके से भारत में मेक इन इंडिया और डिफेंस के हिसाब से भी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा रहा है, उसमें हम तकनीक हासिल करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसका एक भारतीय रूप हमें देखने के लिए मिल जाए। इसीलिए ये सारी चीज़ें, अलग अलग प्रणालियां, अलग अलग देशों की जो हथियारों की वो बनाते हैं, वो हिंदुस्तान में लाकर धीरे धीरे उसका एक भारतीयकरण, एक स्वदेशीकरण, और ताकि वो एक सीक्रेसी, एक सरप्राइज उसमें रहे जो दुश्मन देश हैं उनके लिए। वरना तो चीन भी अपनी तरफ से रूस से हथियार अर्जित करने की कोशिश करता रहता है, उसके पास भी इस मिसाइल प्रणाली का एक इंफीरियर वर्जन हम कह दें तो रहता है। लेकिन आज जब लहरा कर वहां पर चल रहे हैं भारतीय ट्राई सीरीज का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है, तो वो न सिर्फ रूस के साथ हमारी दोस्ती के बारे में बहुत कुछ कह रहा है, बल्कि आज की तारीख में भारत की कूटनीति की ताकत के बारे में भी। बिल्कुल श्वेता, भारत की कूटनीतिक ताकत और साथ ही एक कंटिंजेंट भारत का भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी, बहुत पुरानी दोस्ती है ये भारत और रूस की, और चीन जब भारत को आंख दिखाता है तो जाहिर तौर पर रूस का इंटरवेंशन करना, यहाँ पर रूस का बीच में शामिल होना और S-400 की सप्लाई करना भारत को, ये कई मायनों में कई अहम संकेत देता है चीन को। जी वाकई कई सारे संकेत चीन को देता है इस समय, क्योंकि अमेरिका तो खुलकर भारत के साथ है ही। अमेरिका से चीन की दुश्मनी जिस तरह की रही है वो सबने देखा ही है। कोरोना के समय में ट्रंप ने खुलकर कितना कुछ कहा है, ये सारे लोग देखते आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका भी हमारे साथ खुलकर है, रूस चीन के दबाव में आकर भी बदलने को तैयार नहीं, क्योंकि भले ही रूस और चीन की मित्रता आज नजर आ रही हो, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि उन दोनों देशों की बॉर्डर्स जो कि मिलते हैं, उनके अपने बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट पहले रह चुका है। ऐसा नहीं है कि दोनों के रिश्ते हमेशा मीठे मीठे ही रहे। हाँ, वो भी पुराने दोस्त हैं, लेकिन रूस इस बात को समझता है कि वो सिर्फ एक चीन का पक्ष लेकर भारत को खिलाफ करने या भारत को कॉर्नर करने के उसमें नहीं है, पक्षधर नहीं है। वो चाहता है कि चीन से भले उसकी दोस्ती रहे, लेकिन वो भारत के कॉस्ट पर नहीं होगी। वो भारत की उस दोस्ती को नहीं भुलाना चाहता है जो हमेशा हमेशा से रही है। चीन ने भले ही एक नारा गढ़ दिया हो, लेकिन रूस में जिस तरीके से भारतीय सिनेमा के गानों से लेकर और भारतीय सैन्य जो टुकड़ी हम वहां पर देख रहे हैं, उस हिसाब से हर तरह के रिश्ते भारत और रूस के अगर बीच में रहे हैं, तो वो किसी एक देश और खासकर चीन जैसे चालबाज देश के बीच में आने के कारण वो चीजें बदलेंगी नहीं। चीन को आज ये तस्वीरें देखकर बखूबी इस बात का एहसास हो रहा है। साथी श्वेता, आज लद्दाख में आर्मी चीफ नरवणे का दूसरा दिन है, वहां पर क्या इस वक्त आपको जानकारी मिल पा रही है? आज वो वहां से रवाना हो जाएंगे या फिर अभी कुछ कार्यक्रम बाकी है, क्या डिटेल्स हैं? नहीं नेहा, जब वो आए थे, आर्मी चीफ यहाँ पर आए थे, तो LAC और LOC दोनों वो लेह भी जाना चाहते थे। उनके कार्यक्रम में श्रीनगर को भी शामिल रखा गया था।
ताकि पहले वो यहाँ पर जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पूरा जायजा ले सकें। बातचीत अगर हो रही है चाइना के साथ सैन्य स्तर की, तो उसमें पूरा वो जायजा ले सकें कि जमीन पर स्थिति क्या है। इसीलिए पहले तो कोर कमांडर से उन्होंने बातचीत की और उनसे जाना कि किस तरीके से फेज वाइज डीएस्केलेशन की बात हो रही है चीन से, और क्या चीन को हम इस समय ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। वो अस्पताल गए, वो लद्दाख के सांसद से मिले, ये सारी चीज़ें हमें कल देखने को मिली थी। और आज हमने जैसा कि सुबह से ये बताया है कि वो फॉरवर्ड एरियाज पे जाने वाले थे, जिसकी अब वो तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। फॉरवर्ड एरियाज पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर आप देखते हैं जब कि किस तरह से हमारे सैनिक वहां पर तैनात हैं, तो उससे एक बेहतर आइडिया लगता है। क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसा हम हमेशा कहते हैं, एक परसेप्चुअल सीमा होने के नाते उसमें बहुत सारी गुंजाइश बाकी रह जाती है। इसीलिए आर्मी चीफ का वहां पर जाना, वहां पर हौसला अफजाई करना अपने जवानों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। सेना में एक सैन्य प्रमुख का कहीं पर चला जाना जहां पर टकराव की स्थिति इस तरह से चल रही है, और वहां जाकर इंटरैक्ट करके बताना, ये बहुत स्पष्ट करता है सैनिकों को कि जो परसेप्शन को लेकर आप कभी कभी सोचते हैं कि अगर आपके हाथ तो नहीं बंद हैं, सरकार ने हाथ खोले, कहा कि गोलियों का इस्तेमाल, हथियार का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आर्मी चीफ भी वहां पर रहे और इन चीजों को और स्पष्ट कर दें तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन दो दुश्मन है, और लद्दाख की अगर हम इसी यूनियन टेरिटरी की बात कर लें तो इसकी एक सीमा पाकिस्तान से और एक सीमा चीन के साथ लग जाती है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी मौजूदगी, हमारा सशक्त रहना, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे मोर्चे पर कोताही हो सकती है। इसीलिए आर्मी चीफ ये भी देख रहे हैं कि आतंकियों के साथ वो मुकाबला कैसा चल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बार बार फायरिंग की खबरें आती रहती हैं वो कैसा चल रहा है। भारत के पास जितनी चुनौतियां हैं उतनी चुनौतियां शायद ही किसी देश के सामने देखने को मिलती होंगी। इसीलिए मॉस्को में जो तमाम जो अलग अलग टुकड़ियों की परेड चल रहा है उसमें भारत की शान कुछ अलग ही नजर आ जाती है, जहां से दुनिया वो तस्वीरें देखती है और समझती है कि चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे दो सीमाओं पर दो अलग अलग दुश्मनों से एक साथ उलझने की बात हो, भारत जितनी चुनौतियों का सामना करता है और भारत जिस तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर रहा है, सामने वाले दोनों देशों को बिल्कुल उनकी सीमाओं में रखते हुए, वैसा कोई दूसरा देश नहीं कर सकता है। ऐसी सशक्त सेनाएं, इतनी ट्रेंड, जो इस तरह की परिस्थितियों में, चाहे वो ग्लेशियर के ऊपर की लड़ाई लड़नी हो उन्हें, चाहे इस तरह की नंगी चोटियों, दुर्गम पहाड़ियों में उन्हें लड़ाई लड़नी हो, हर जगह, चाहे रेगिस्तान में लड़ने की हो, ऐसी दुनिया में कोई सेना नहीं है जो हर तरह की परिस्थिति में, जंगलों में, हर जगह लड़ने में सक्षम हो, और हर जगह उसने युद्ध लड़ा हो और जीता हो। इसीलिए जब वो मार्चिंग कंटिंजेंट्स के बीच भारत की ट्राई सर्विसेज को देखा जाता है तो वो बिल्कुल अलग तस्वीर होती है। ये शौर्य का किस्सा है, ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो सारी दुनिया जानती तो है, अपनी आंखों के सामने सारे देश कहेंगे कि हमारी सेना सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ, लेकिन भारतीय सेना से जब एक एक चीज पर हम यहाँ तुलना करेंगे तो वाकई भारतीय सेना का कोई मुकाबला नजर नहीं आता है। क्योंकि ग्राउंड पर जितना अनुभव हमारे पास है, जितने युद्ध हमने लड़े हैं, जितने युद्ध हमने जीते हैं, उतना अनुभव दुनिया में किसी सेना के पास नहीं हो सकता है। साजो सामान से एक सेना की शक्ति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन असली जो होता है वो हथियार नहीं, वो हाथ होते हैं। बिल्कुल श्वेता, और आपकी कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हमने देखी जिसमें आपने 1962 के भी सैनिकों से बात की थी जो उस समय युद्ध में शामिल हुए थे, उस समय शिरकत हुई थी। तब तस्वीर बिल्कुल अलग थी, तब किस तरीके से उपकरणों का अभाव था, चीज़ों का अभाव था, उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारतीय सेना उभरी थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज रूस का साथ भारत के पास है, सैन्य हथियार जो है अब भारत रूस से लेने वाला है आने वाले वक्त में। क्योंकि कल हमने ये भी देखा था श्वेता कि आर्मी चीफ ने उन सैनिकों से भी मुलाकात की थी जो 15 जून की झड़प में घायल हुए थे, उनसे भी फर्स्ट हैंड अकाउंट उन्हें मिला था और तस्वीर काफी हद तक साफ हुई थी कि किस तरीके से चीनी सेना ने एक तरीके से दगाबाजी की थी, किस तरीके से उन्होंने बातचीत ना करते हुए सीधे सैनिकों पर हमला किया था। और अब कड़ा संदेश, स्पष्ट संदेश भारत की ओर से कि कोई भी हिमाकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चीनी सेना को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। श्वेता जी, नेहा सही कह रही हैं आप। और देखिए
बहुत अजीब सी बात होती है। एक तो हम चीन से 1962 में जो नतीजा निकला था वो सबने देखा था, लेकिन यहीं पर जहां मोल्डो में बातचीत चलती है उसी में भारतीय सीमा की तरफ अगर आप चुशूल देख लें, वहां पर बैटल ऑफ रिजांगला हुआ था, जहां पर भारतीय सेना का शौर्य ऐसा रहा था कि चीनियों ने अपने इतिहास में उसका जिक्र किया है। अफसोस की बात यह होती है कि हमारे इतिहास में पता नहीं क्यों उस शिकस्त को ज्यादा महत्व दिया गया और जहां जहां पर टुकड़ियों ने अपना शौर्य दिखाया उसे उस तरीके से दर्ज नहीं किया गया, या फिर हम 1967 के उस जैसे एक स्कर्मिश के तौर पर कह दिया गया, एक लोकलाइज्ड बैटल के तौर पर कह दिया गया, वहां पर जो हमने किया था वो चीन आज तक भूल नहीं पाया है। लौटेंगे आपके पास, क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर मॉस्को से आ रही है रेड स्क्वायर से, वो आपको दिखाना चाहेंगे। जल, थल और वायु सेना का अद्भुत शौर्य और पराक्रम यहां पर मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के दौरान दिखाई पड़ रहा है। और ये ऐसा नजारा है जिसे देखने के लिए सिर्फ मॉस्को के ही तमाम अधिकारी और सेना के लोग मौजूद नहीं हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही कई और ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस वक्त इसके साक्षी बन रहे हैं। रेड स्क्वायर
यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण एरिया, जहाँ पर हर साल इसी तरह से विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जाता है। इस बार कोरोना की वजह से हालांकि इसमें विलंब हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं आई। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि आप ये बता रही थी कि किस तरीके से अब चीन के साथ दो दो हाथ करने में भारत पूरी तरीके से सक्षम है, और भारत ने ये जता भी दिया है और बता भी दिया है अलग अलग तरीके से। जी नेहा, और ये जो विक्ट्री डे परेड चल भी रहा है, जहां पर भारत ने अपने ये 75 सदस्यीय ट्राई सीरीज कंटिंजेंट भेजी है वहां पर, तो बीते कई सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से भारत ने अपने जो सैन्य संबंध दूसरे देशों से बेहतर करने के लिए, दूसरे देशों की सेनाओं को ये दिखाने के लिए, देखिए हमारी सेना ऐसी है, और उनकी सेनाओं का के साथ एक तालमेल बिठाने के लिए सैन्य अभ्यासों का दौर शुरू किया है, जो कि चीन भी इसीलिए जानता है आज भारतीय सेना की ताकत को, क्योंकि कुछ साझा अभ्यास इस तरीके के होते रहे हैं। जहां तक मॉस्को का सवाल है, जहां तक रूस का सवाल है, उसके साथ तो जो ट्राई सर्विसेज का जो एक तरह से संयुक्त अभ्यास हम कहें, जिसे इंद्र के नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो भी रहा है। तो ये जो सैन्य साझेदारी है हमारी पारंपरिक मित्रों के साथ भी चलती है और उन देशों के साथ भी चलती है जिनके साथ हमारी सरहदें चलती हैं। कई बार हमने इस पर सवाल भी उठाए कि क्यों ऐसा देश जो हमारा दुश्मन देश है, वो कहीं उनके साथ हम संयुक्त अभ्यास करें, उनके साथ उनके बीच हमारी सेनाएं जाएं, तो क्या हो सकता है। लेकिन हर का जो फलसफा होता है और हर का जो संदेश होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब हम रूस के साथ कोऑपरेट करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, जब अमेरिका जाकर हम अपना संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं, तो उसके साथ जैसे अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है इस बात को जानने में कि भारत कैसे आतंक से मुकाबला करता है, ताकि कुछ गुर वो भी सीख ले। ऐसी चीजें उसे देखने के लिए मिलती नहीं है। हम तो रोजाना कोई युद्ध लड़ते हैं और रोजाना उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से जब आज रूस में तमाम देश दुनिया के देख रहे होंगे कि हमारी तीनों सेनाओं के अंग एक मार्चिंग दस्ते के रूप में वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको एहसास भी हो रहा होगा भारतीय सेना की शक्ति का। जिस तरह से हम कूटनीतिक रिश्ते बातचीत के जरिए बेहतर करते रहते हैं, या फिर जो बारीक दिक्कतें आ जाती हैं उन्हें सुधारते रहते हैं, सुलझाते रहते हैं, उसी तरीके से ये जो हमारी सैन्य टुकड़ियां जब दूसरे देशों में जाती हैं, तो वहां के जरिए, जैसे अभी रूस का अगर विक्ट्री डे परेड पूरी दुनिया देख रही है, तो उसमें लहराता हुआ हमारा मार्चिंग दस्ता अलग से नजर आएगा। भारत की अपनी ताकत रही है। हाँ, कुछ समय के लिए कुछ लोग और आज की तारीख में भी कुछ उसमें कुंठा ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो गर्व, जो शौर्य उस सैन्य इतिहास के साथ जुड़ता है, क्योंकि भारतीय सेना जो है वो आजादी के बाद अचानक नहीं उठ खड़ी हुई, बल्कि भारतीय सैनिकों का जो शौर्य है वो अलग अलग विश्व युद्ध में भी नजर आया है। जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, जो उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर भारतीय सेना जानी जाती थी, उन्हें भी मालूम है कि भारतीय सैनिकों का शौर्य कैसा हुआ करता था, क्यों उन्हें उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाला जाता था, क्योंकि भारतीय सेना की परंपरा में कभी भी पीछे हटना लिखा नहीं रहा। हमेशा वो अपने दुश्मनों को खदेड़ना जानती है। 62 एक ऐसा वाकया रह गया जहां पर नीतियां नहीं थी, जिस समय बिना प्लानिंग के, बिना योजनाबद्ध तरीके के और चीन पर विश्वास करके हम आगे बढ़े थे, और इसीलिए उसका नतीजा अलग निकला था। लेकिन अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने आप को और बेहतर तरीके से संवारना, ये भी भारत की एक शक्ति रही है, भारत की ताकत रही है। वरना 62 के बाद 65 आया, 65 के बाद 67 आया, 71 आया, नए देश को जन्म हमने अपनी सेना के शौर्य के दम पर दे दिया। और उसके बाद तो चाहे वो सियाचिन में 86 के बाद की बात हो, चाहे हम 99 के करगिल युद्ध को देख लें, बीच में अगर हम श्रीलंका में जिस तरीके से जाकर हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी वो देख लें, पूरी दुनिया में जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र आज भी भारतीय सैनिकों को बाकियों के ऊपर दर्जा देता है। जी।